हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल। आपने 2 लेक्चर बेटे देख लिए होंगे हमारे इस यूट्यूब पर, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा था। सेकंड लेक्चर आपने कल देखा होगा ह्यूमन में रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसी क्रम में बेटा आज हम बात करने वाले हैं, एक ज़बरदस्त टॉपिक होगा, ज़बरदस्त चैप्टर होगा जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई आपने फ्लावर में तो रिप्रोडक्शन करा लिया, आपको मज़ा आया देख करके, मतलब सुन करके, एक्सपेरिमेंट करा करके। आपने ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देखा, आपको और ज़बरदस्त मज़ा आया। अब ये दोनों कारनामा आप करके चले आए हो। अब ज़रूरी है कि आप ये तो कम से कम जान लीजिए कि कैसे हम ये सब करने से पहले या करने के बाद हम अपने आप को उस सिस्टम में हेल्दी महसूस करें। आखिर रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों पढ़ना होता हम लोगों को। ज़रूरी है ये जानना कि आखिर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट से वेल बीइंग हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, ये समझने की आवश्यकता है इस चैप्टर में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू से आपसे कहा है कि अगर आप बायोलॉजी से बहुत डरे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ा है या अभी शुरू किया है, तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और चैनल पे आप जुड़िए। वीडियो को आप अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर होगा जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये हम आपको जीरो से हीरो बना रहे हैं। तो जीरो से हीरो बनने की ज़रूरत है, तो आइए हमसे जुड़िए इस गन शॉट में। लोग कहते हैं वन शॉट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको गन शॉट पढ़ाऊँगा, क्योंकि पूरी की पूरी चैप्टर्स को हम बिल्कुल गन की गोली की तरह इतनी फास्ट और इतने एवरेज व्यू से, इतने ऑस्पेक्ट मेथड के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आपने 2 चैप्टर देखा होगा, समझ में आया। तो आइए 40 मिनट आप बिल्कुल मत भटकिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर रखिए, शुरू से अंत तक बन जाइए। समझते हैं क्या है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों आपको ये जानना होगा कि जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन कहा जाता है कि मेल फीमेल्स के अंदर कैसे फ्यूज़ करते हैं गैमेट, और कैसे जायगोट बनता है, कैसे मतलब वो अपने सेक्सुअल लाइफ को कैसे वेल एंजॉय करते हैं। लेकिन आवश्यकता ये है, क्या आपको लगता है कि बस ज़िंदगी में बच्चे को जन्म देना आपके लिए सबसे महान काम है? तो बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल अपनी पॉपुलेशन को एग्जिस्ट आप करिए अर्थ पे। ज़रूरी है कि जिसकी पॉपुलेशन तगड़ी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही स्टेबल है, राइट। लेकिन ज़रूरी है क्या आप कंटिन्यू इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बावजूद आप अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं। तो ये कन्फर्म करने के लिए आपको पढ़ना होता है इस चैप्टर का, जिसका नाम रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जिसके हेडक्वार्टर आपने देखा होगा जेनेवा में, जिसका नाम है WHO, जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट से ये कहता है कि वो व्यक्ति हेल्दी होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, हर तरीके से फिट होना चाहिए। यानी इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर हेल्दी, अगर आप कहते हो कि आप हेल्दी हो बाबू, तो कैसे हेल्दी हो? आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू WHO द टोटल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ब्रैकेट में मतलब लिखा फिजिकल, सोशल, आप देखेंगे इसमें किस तरह इमोशनली आपको, है ना। तो आप सोशली हो जाइए, आप फिजिकली फिट हो जाइए, आप कहीं ना कहीं इमोशनली फिट हो जाइए। ये प्रोसेस जो है आपका, अगर आप इन सब चीज़ों से फिट हैं, है ना। अब मान लेता हूँ कि आपकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त है, दिखने में तो आप बिल्कुल जो है खाली लग रहे हो, लेकिन पता चला कि भाई साहब इंटरनली बहुत ही इमोशनल है। तनिक ज़रा सी बात कोई बोलता है तो रोने पड़ जाते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। तो आप फिट नहीं हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, माताऊ जी कहते हैं, जो WHO जिसका नाम है। अब ये कहता है ठीक है, अब फिजिकली फिट हो गए हो, यानी बॉडी बिल्डर आपका सही है, तो क्या अब आगे आपको सोशली फिट होना चाहिए, समाज में अपनी बातों को अच्छे से, अपने वर्चस्व को बनाए रखना है। उस हित में आप अच्छे से कैसे लोगों से कांटेक्ट कर पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब इमोशनली मैंने आपसे कहा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप जब अपने आप को फिट रखते हो तो ध्यान देना। अच्छा, मेंटली बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट नहीं हो तो सब बेकार है, ध्यान देना इसको। यानी आपसे कहा जाए बेटा ये हमारा एग्ज़ाम हॉल है, आपको बैठ करके 3 घंटा
क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है। आप गए क्लास में और क्लास में टीचर्स ने कहा, टीचर से आपने बोला कि बेटे पेपर और कॉपी ले जाओ। आपने एक हाथ में कॉपी एक हाथ में पेपर लिया, पूरे हॉल में डिस्को डांस कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अ फिट फ्रॉम द मेंटली। जब मेंटली फिट नहीं हो तो ये मत कहना कि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी हूँ, ध्यान देना। तो यानी आप बहुत ही तरीके से, अलग अलग तौर तरीके से अपने आप को फिट रखना होगा, तब आप कहे जाएंगे कि आप फिट हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका बेहतर है। क्लियर है? ये बात WHO कहता है। लेकिन WHO एक बात और समझाता है, ये कहता है कि भाई ये सब करने में आपको क्या क्या चुनौती देना है, यानी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हर प्रॉब्लम का एक उपचार भी होता है, यानी एक आप तरीका तो ढूंढिए। अगर आप विद्यालय पहुंचना चाहते हो और आपको लेट हो गया तो आपके पास साइकिल है ना, तो आपके अंदर एक रणनीति होनी चाहिए। एग्ज़ाम पास आउट करना है कम समय में, जैसे कि आप नहीं पढ़े होंगे, मात्र ये जो बचा है 15-20 दिन, इसको आप 20 दिन में अपनी तैयारी, एक रणनीति तैयार करिए, एक स्ट्रेटजी तैयार करिए, कैसे हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और वादा है आप अगर हमारा क्लास 16 दिन 16 चैप्टर जो आप देख पा रहे होगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, अगर इसको शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो अब प्रॉब्लम्स क्या आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और क्या आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तैयार करिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं कि झुआ पर झोंक दिए हो, ले जा कर के इधर उधर कहीं घूम घाम रहे, नहीं। आप एक प्लान तैयार करिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस या हु इनिशिएटेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को वेल डेवलप करने का प्रयास था कि कैसे पूरी सोसाइटी में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करेंगे। तो ज़रूरी है कि पहले एक फैमिली प्लान तो बनाइए। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को वेल डेवलप करने का तरीका था। तो पहला काम हमारी इंडिया ने सबसे पहली मरतबा ये किया। बाद में इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से चेंज कर दिया गया RCH में। RCH रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब पहले मैंने शुरू किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, लेकिन बाद में मैंने चेंज किया RCH में, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो ये जो हमारा एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम तैयार हुआ, ये इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। क्यों नहीं फैमिली प्लानिंग चल रहा था, अच्छा चलने देना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं ऐसा मत करो, हम इसको बच्चों से जोड़कर बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य था अवेयरनेस करना सोसाइटी में। अब सोसाइटी में तुम क्या अवेयर करना चाहते हो, लोगों को क्या जागरूक करना हमको। तो इन्होंने कहा देखिए इसके मेजर कुछ रोल होते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे फैमिली जो बच्चों के लिए हमने चाइल्ड अवेयरनेस करने की बात कही है, इसका उद्देश्य सोसाइटी में कुछ तो लोगों को जागरूक करना है, लेकिन सबसे अहम भूमिका जो इसमें निभाने वाले हैं भाई साहब आपकी फैमिली है। आपके टीचर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स होंगे। ये सब मिल करके आपको ऐसे मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। यानी हम कहेंगे स्ट्रेटजीज क्या होती चाहिए, क्या रणनीति होगी RCH का। अब देखिए RCH कहता है कि भाई सब देखिए, मैं तो आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है ये कहता है कि मेरा उद्देश्य बस, मेरी रणनीति ये होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें फॉर द अवेयरनेस। किसके माध्यम से, कैसे तुम अवेयर करोगे लोगों को, सोसाइटी को। आप ऑडियो और विजुअल का यूज़ करिए, आवाज़ सुनाइए, आप विजुअल दिखाइए उनको कि हाँ ये करोगे तो ये रोग हो जाएगा, वो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखो, अब देख नहीं पाते हो, आँखें नहीं है तुम्हारे पास, डोंट वरी, कान तो है, सुन तो पाओगे। तो सुना करके या दिखा करके उनको समझाओ कि दिस इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम आफ्टर दिस कंडीशन। तो उसको सचेत करना है। या तो आप प्रिंट मीडिया का सहारा लीजिए, प्रिंट मीडिया की मदद से लीजिए, और कुछ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं जिसको आप NGO वगैरह कहते होंगे, वो सब मिल करके कैसे समाज को जागरूक करने का काम करेंगी RCH के बारे में, राइट। अब ये सब क्या करेंगी, टेकन द वेरियस स्टेप्स, ये सब बहुत सारे स्टेप्स को उठाती हैं, और स्टेप्स को जब ये उठाती हैं बेटा तो ये सारी बातें बताती हैं। दूसरा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ये बताती हैं कि पॉपुलेशन को धक्का मत मारो, ब्रेक लगाओ, फ्रैक्शन फोर्स लगाओ, इस पर घर्षण कर दो, रोक दो। तो यानी अनकंट्रोल करो। जो धमाधम 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 करते जा रहे हो, कोई पावर है नहीं, तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के विषय में जानकारी दिया। और अबाउट द स्टडीज़ के बारे में बताइए, लोगों को जाइए और स्टडी बताइए। अब स्टडी माने स्टडी पढ़ने वाला नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, चाहे वो सिफालिस हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो HIV हो, है ना, चाहे गोनोरिया हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को सचेत करिए कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन यू हैव टू जस्ट केयरफुल, राइट नाउ। फिर देखिए बेटा, फिर मैंने कहा कि उनको इक्वल राइट दो, मेल को फीमेल को बराबर की
बराबरी देना चाहिए। ये ना रहे कि हाँ मेल ही वहाँ पर डोमिनेंसी का रोल अदा कर रहा हो, फीमेल बेचारी दबी पड़ी हुई, नहीं, बोथ शुड बी द इक्वल टू ईच अदर, राइट, जिससे दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेज तो मेंटेन रहे ना, किसी पे कोई हावी ना हो पाए, ये चीज़ होना चाहिए। एंड सेक्सुअली हाइजीन होना चाहिए, गंदैला ना रहो, थोड़ा हाइजीन रहिए, साफ़ सफाई करिए। एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल हाइजीनिक भी होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ होना चाहिए। लोगों को गांव में देहात में लोगों को जाइए, जागरूक करिए, ये लोग कर रहे हैं सारे एनजीओ वगैरह मिल करके, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, टीचर्स, फैमिली वगैरह वगैरह, कि लोगों को जा करके कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताओ, कैसे आप प्रिवेंट करोगे अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन को, कैसे आप जो स्पर्म्स का फ्यूज़न हो रहा है जो कि अनकंट्रोल्ड है, यानी हमारे बस में, हम नहीं चाहते हैं, कहते हैं अनडिज़ायर्ड, आपकी इच्छा नहीं है, आप उसको रोकिए। तो कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड बताएंगे। उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम्स तैयार होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं नियम, जैसे एक सहेली प्रोग्राम्स था, एक सहेली है, अब इसको इस प्रकार के जो कैप्सूल होते थे, है ना, ये दवाइयाँ जो चली, कौन बनाया, CDRI बना दिया। ये हमारे लखनऊ में है, जिसका नाम है बेटा क्या है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच आर लोकेटेड इन द लखनऊ। द फर्स्ट CDRI ने सहेली नामक ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व किया अपने आप को, राइट। फिर देखेंगे, फिर बताइए एमनियोस्टेसिस करना करें, यानी एमनियोस्टेसिस करवा लो बाबू, उस जो बच्चा फिटस जो है पेट में गर्भ में, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये जानने के लिए हमने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी करने के लिए एमनियोस्टेसिस करवाया। अब एमनियोस्टेसिस करवाने के लिए जैसे SC सिकल सेल एनीमिया, RBC हमारा सीधा था, ओवल था, टेढ़ा हो गया, हंसिया लेके तुमको जो है चेरी बरसिन थोड़े काटना घास वास नहीं, तो ये रोग ना हो जाए उस गर्भ में, उस फिटस में पहले चेकअप करा लो, प्री इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उसकी। फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में पता कर लो, ये सारी चीज़ें ना हो पाए उस फिटस में, इसके लिए ये प्रोग्राम आप कराइए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ गया, जैसे एमनियोस्टेसिस से पता होने लगा, बद्दू चाटो बहल्ला वहाँ पर घूमना शुरू कर दिए, बेटा ये कहे कि ऐसा करो कि तुम ये रोग पता कर रहे हो, तो साहब आज 5 महीना 6 महीना बीत गया, जरा मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये फिटस जो है मेल है कि फीमेल है। अब पता लगा, डॉक्टर ने कहा ठीक है मुन्ना वेट करो मैं बताता हूँ। उसने पूरा चेकअप वकअप किया, बताया अरे ये तो फीमेल है, लड़की है। अब वो गार्जियन जो था थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, अब उस नेचर का था, उसने कहा फीमेल लड़की, अरे नहीं डॉक्टर साहब मुझे लड़की नहीं चाहिए, प्लीज़ इसको मार दो। तो उसने क्या करवा दिया, उसने फर्टिसाइड करवा दिया, उसको अबॉर्ट करवा दिया, मरवा दिया। ये प्रोसेस बहुत तगड़ा चलने लगा उस समय में। गवर्नर ने देखा कि ये तो हमारे यहाँ सेक्स रेशियो बड़ा डिसबैलेंस होता जा रहा है, अब इस डिसबैलेंस को ज़रा कम करो। सारे गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया सब लोगों को कि कोई भी डॉक्टर ये प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये जब था पहले की बात होगी, अब कोई नहीं करवाएगा। कोई पकड़ा गया तो तगड़ा जुर्माना होगा, जेल भी जाएगा भाई साहब। तो धीरे धीरे इसकी संख्या क्या होगी, इसका कारनामा जो है कम होने लगा, सही बात। फिर देखेंगे अब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है और स्टेबलाइजेशन, ये जब इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के दौरान, आज़ादी के समय जो था दोस्तों देखेंगे तो इसमें लगभग कितने थे, तो बताइएगा 350 मिलियन था। सन 2000 के करीब में 1 बिलियन हुआ, सन 2011 में 1.2 बिलियन था, एंड नाउअडेज 1.4 बिलियन, अभी 1.4 बिलियन है, ठीक, ये आपको पता होगा। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन देखेंगे सन 1900 में 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन, और टुडे आज के समय में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये ध्यान देना इसको, सोचिए 7.8 बिलियन के पॉपुलेशन में हमारा देश 1.4 बिलियन है, इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। स्टेबलाइजेशन तगड़ा हम लोगों ने भी किया है, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई द पॉपुलेशन एक्सपोज, क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी क्या तकलीफ है, कितना ज़्यादा तुम बढ़ाया जा रहे हो। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ध्यान में देना। अब जब ये बढ़ा तो इसमें हुआ क्या, बर्थ रेट तगड़ा हो रहा है, डेथ रेट बहुत कम हो गया, IMRI कम हो गया, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मरने का कगार बच्चों में बहुत कम होता जा रहा है, तो क्यों ना बढ़ेगा। माइग्रेशन शुरू हो गया था। माइग्रेशन कहता है क्या, माइग्रेशन क्या कहता है, माइग्रेशन कहता है कि मान लो कोई पॉपुलेशन है, कोई जगह है, जैसे जगह है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में कुछ आ रहे हैं, यानी ऐड हो रहा है, ऐड होने वाला इमिग्रेशन कहा जाता है। और जब कोई चीज़ किसी छोटे, जैसे गांव है, गांव में 20 लोग हैं और उसमें बाहर से 10 लोग और आ गए हैं, तो ये जो आए हैं 10 और, तो उनको कहते हैं इमिग्रेशन। जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ नहीं गई, 20 से 10 और आगे 30 होगी, लेकिन उसमें हो क्या रहा, उसमें इमिग्रेशन कम हो रहा है, यानी
जाते बहुत कम हैं, आए थे ज़्यादा और जा कम रहे हैं, यानी उनका जब पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ कम होती चलिए। तो ये हम बता रहे हैं कि पॉपुलेशन की साइज कब बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन और उसमें आके इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिसमें इमिग्रेशन कहते हैं, बाहर जाने की संख्या इमिग्रेशन कहा जाता है, EMI, जिससे पॉपुलेशन की साइज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये प्रोसेस हो गया, ये समझाने लगा। अब आते हैं कि भाई कैसे ओवर कम पॉपुलेशन हुआ, कैसे कम करें इसको। तो कहा गया ऐसा करो कि यहाँ पर तुम मैरिजेबल एज बना दो, कि सब लोग, ऐसा नहीं होगा कि भाई 12 साल 15 साल के झुआ पर शादी ब्याह कराए दो, 18 साल में जो है 10 ठो लड़के तैयार कर दें, वो प्रोसेस रोको। उसने कहा तो ठीक कहा कि भैया देखो, मेल में 21 साल का दे और फीमेल में कह दिया कि भाई साहब तुम लोग ना 18 साल ले लो। इस चीज़ को प्रमोट कह दिया करो, जिससे पॉपुलेशन की तादाद कम। और एक काम और कहा गया, कहा एक स्लोगन है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, उसको थोड़ा प्रमोट कराओ, ले जाओ गाँव को, फैलाओ इसको। पूछा गया वो कौन सा स्लोगन है, कहा गया हम दो हमारे दो। ये ये जो स्लोगन है गवर्नमेंट का, इसको कहा कि प्रमोट करो, लोगों के सामने ले जाओ, झुआ पर बात बोलो, इसीलिए ताकि लोगों के जहन में भरे कि हाँ ये कुछ मामला है, सरकार का योजना, इसको मानो। तो ये बताएगा। फिर कहा कि हम दो हमारे दो, ऐसे सारे स्लोगन को देखो, हम दो हमारे दो, ये पॉपुलेशन। फिर कहा गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सारे स्लोगन गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों के सामने जागरूक करने की जिम्मेदारी आप लोग मिल करके ले लीजिए, जिससे पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता चला जाए, एक्सप्लोजन ना हो, कम कर ले जाए। ये बात समझ आई। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताता हूँ आपको, राइट। चलिए चलिए अब इसमें बेटा देखते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। अब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि कुछ अवरोध होते हैं, इन रोकते हैं, यानी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उस कैसे प्रेगनेंसी को रोका जाता है, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। हालांकि सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये जानना है कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पर अवेलेबल होगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, और एक अच्छे या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं उसके क्या मतलब कह सकते हैं, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ मैं आज इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है बेटा दो तरीके के होते हैं। क्या है, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि कोई पूछे क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कहिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का एक अच्छा तरीका है जो सुचारू ढंग से इसको हम अगर इस्तेमाल करते हैं देन द कैन बी प्रिवेंट। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, हमारा पहला होता है टेम्पोररी मेथड है। टेम्पोररी मतलब होता है कि आप कह दीजिए कि इजी रिवर्सिबल है, मतलब जब आप चाहिए उसको कैसे भी करके चेंज कर दीजिए। नाउ सेकंड कैसा है हमारा, ये हमारा जो सेम होगा यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेकंड जो होगा जिसका नाम होगा परमानेंट, यानी पुअर रिवर्सिबल होता है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि एक मरतबा होने के बाद दोबारा तुम इसको कराओ जल्दी से, बहुत ही मतलब कह सकते हो सकता है लेकिन बहुत ही आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए पुअर शब्द का यूज़ किया गया। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो एक कहते हैं कि देयर इज़ अ लेस चांस टू मीट ऑफ अस्पर्म एंड ओवम, अस्पर्म और ओवम के मिलने का जो चांस होगा उसको कम करवा दीजिए, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब टेम्परेरी में ही होगा, मिलने ही नहीं देगा जल्दी, क्या होगा, कितने प्रकार के हैं देखिए, दो तरीके का स्पेशली नहीं होगा, बल्कि आप जानिए एक तो नेचुरल है, एक हमारा बैरियर मेथड है, केमिकल है, आयुडियस या आयुसीडियस है, एक हो हमारा इम्प्लांट या इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं एमेनोरिया, फिर होगा हमारा ओरल कॉन्टैक्ट क्या होता है। अब इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन सारी बातों को मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से समझिएगा भाई, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत तगड़े आते हैं। देखिए आप बताइए कि सर जो हमारा ये टेम्पोररी मेथड है ये कहते हैं कि भाई ये देखिए सर ये इजी रिवर्सिबल नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर एक बार ये हो गया तो दोबारा हम मन चाहे उसको कर नहीं पाएंगे, कि सही हो जाए या कैसे हो जाए, अब हमारी इच्छा जाग चुकी है, वो सारी फॉर्मेलिटी इसमें देखने को मिल सकता है, बट नॉट हियर। जो परमानेंट है वो एक बार कटा तो कटा, समझे ना। देखो इसमें पहला है नेचुरल, तो नेचुरल मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति क्या करता है, ये कहता है कि सेफ पीरियड आप करिए, जिसको हम बोलते हैं एब्सिटेंस, क्या बोलते हैं इसको, एब्सटिनेंस। अब ये एब्सटिनेंस क्या होता है, सेफ पीरियड क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन्स होता था जो कि एक हमने बताया था जो पोस्टीरियर एंटीरियर रीजन्स पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा हाइपोथैलेमिक जो रीजन्स था
वहाँ से हमने बताया था GnRH निकलता था, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स अपने अंदर से 2 हार्मोन्स रिलीज करता था, कौन कौन, FSH और LH। हमने कहा था जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसका जो मिड पॉइंट आता है 14वें दिन, है ना, उस 14 डेज पर आप देखेंगे तो LH की जो रेंज होगी बड़ी तगड़ी होती थी, जिसको बोलते थे हम लोग LH सर्ज के नाम से जानते, बताया मैंने सारी बातें। अच्छा, LH सर्ज बहुत तगड़ा निकल रहा है, हार्मोन्स और तगड़ा निकालेगा, यानी ओवुलेशन होने की प्रोसेस क्या है, बढ़ जाती है, यानी वहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल के रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे, और जब रप्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि ओवुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही तगड़ी होती है, समझ रहे हो ना। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि सब ये सेफ पीरियड आप करिए, यानी जो हम कह सकते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम द 10 to 17 डेज को अवॉइड करो। इससे पहले 14 दिन से 15 दिन से पहले का खेल जो था ये तो ठीक है, अभी कोई ओवुलेशन नहीं होगा, तुम धड़ाधड़ धड़धड़ 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 कार्यक्रम करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुन्ना कहीं उस दौरान जो बताया गया है, जो जिसको अवॉइड करना है, कहीं उस पर तुम अटैक करके तब जान जाओ कि जो खेला तुम चाहते थे कि ना होए वो खेला बन जाएगा, ना चाहते हो ही, इसी को बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, हो गया ना। तो ये कहता है कि सेफ पीरियड को रोको, ठीक है ना। फिर कहता है विड्रॉल करो, इंसेमिनाइजेशन करो, यानी कहता है एट द टाइम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, या कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स द पेनिस बिकम द इरेक्ट ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, अब जैसे वो इरेक्ट हुआ, आप तो अपना कार्यक्रम इंटरकोर्स कर रहे होते, लेकिन उस दौरान व्हेन यू फील दैट द स्पर्म विल रिलीज्ड बट यू विल नॉट डेपोजिट इन द वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, इसको इंसेमिनाइजेशन कहा जाता है। अब उसको रोकना है आपको, तो उसी प्रोसेस को रोक देना रहता है, तो हम इसको बोलते हैं कि एब्सिटेंस आपने करवा दिया, समझ आए बात है। तो समझ लीजिए कि सब नेचुरल, ये आपके हाथ में इसीलिए कह रहा है नेचुरल है, लेकिन अब उस प्रोसेस को आप कैसे रोक पाओगे, ये तो आपकी जो चेतना है, यानी उसको इच्छा बहुत शक्ति मजबूत करके आप जो भी करो, अगर आप चाहते हो कि आगे प्रोग्राम ना फैले तो आप रोक सकते हो, समझ पाए ना। दूसरा, इसको हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स करिए। अब भाई क्वाइटस कर रहे हो, उसमें इंटरप्शन कोई कर गया, अब इंटरप्शन कोई नहीं कर गया, ये इंटरप्शन आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, जिससे तकलीफ आपको मिलेगी। तो समझिए इसको। नेक्स्ट है लैक्टेशनल पीरियड। अब समझिए भाई लैक्टेशन क्या है, क्या लैक्टोज है? जी नहीं, लैक्टेशनल पीरियड कहता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। और भैया जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा तो देयर इज नो चांस फॉर द प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी का दायरा होगा ही नहीं। उस दौरान आपका GnRH बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में है, देयर इज नो रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी FSH LT, ना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इनका कोई भी निकलने का चांस उस समय नहीं है, क्योंकि वो लैक्टेशन पीरियड है, समझ पा रहे हो। अब ये जब इस अवस्था में, तो यानी फॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, और जब फॉलिक्यूल बनेगा नहीं तो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगा, तो ओव्यूल कहाँ से, ओवा कहाँ से निकलेगा? अब ना ओवा ना मेवा, कुछ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे ओवुलेशन की प्रोसेस धम 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 नीचे बैठ गई। क्रिया करो जो करना है आपको, समझ पा रहे हो ना। हाँ, मज़ा आ रहा है, समझते रहिए इसको, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ बस चीज़ों को रटना है, लेकिन आपको मैं बहुत आसान भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपके जहन में डाल सकूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। इस बात को आप ज़रूर जहन में डालिए कि यही आपके द्वारा हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, और आप दे रहे हैं, और इसको आपको आगे चलना है। चलिए फिर देखेंगे। अब आ जाता है बैरियर मेथड। क्या बैरियर मेथड्स में आप बहुत ही पुराने ज़माने से देखते चले आ रहे हैं, मतलब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समाज में भी। नाम इज़ दैट द कॉन्डम्स। इसको यूज़ करिए, रोक लेगा। रबड़ लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैन यूज इन द मेल एंड द फीमेल बोथ कैन बी यूज टू दिस। दे कैन बी दे डू नॉट मीट नहीं कर देगा स्पर्म टू ओम एंड दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज, सो हाउ दे कैन फॉर्म द जाइगोट। यहाँ से प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए हालांकि। दूसरा है इसमें डायफ्राम्स, या वॉलेट्स, या वर्ड्स एंड सर्विकल कैप, ये सब चीज़ आते हैं इन द फीमेल बॉडीज़ में। इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कह सकते हैं किसी एक जो इसमें एक्सपर्ट हो, नर्स या डॉक्टर्स के द्वारा इसको यूज़ कराया जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों, हम बताएंगे इसमें कि केमिकल क्या है। देखिए, केमिकल्स को यूज़ करना मतलब कोई रसायन पदार्थ है, कोई क्रीम ले लीजिए, कोई फॉर्म ले लीजिए, उस फॉर्म को यानी स्पर्मिसाइडल ले लीजिए। इस क्रीम को जैसे यूज़ किया जाएगा, दे कैन किल टू द स्पर्म। जैसे हमने पढ़ा पेस्टिसाइड, पेस्ट को मार देना। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को ही धड़ाम से उड़ा देता है।
तो क्यों ना हम स्पर्मिसाइड का यूज़ करें। अब स्पर्मिसाइड के हम स्पर्मे को मार देंगे, उसकी मोबिलिटी को लॉस करवा देगा। जब मोबिलिटी लॉस हो जाएगी तो आगे पहुँच ही नहीं पाएगा, फ्यूज कर ही नहीं पाएगा, लो उसकी वाइबिलिटी ख़त्म, मर गया। तो ये चीज़ होना लाजमी है अगर रोकना चाहते हो तो, ठीक है ना। आईयूडीएस और आईसीडीएस इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जाना जाता है, और इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कॉपर टी का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर टी का यूज़ इसमें हम लोग कर सकते हैं, ध्यान देना। फिर हम बताएं, आपको आता है इम्प्लांट और एक आता है एमनियोरिया। अभी मैंने बताया था एमनियोरिया और इम्प्लांट, ये दोनों एक डिवाइस है, एक यंत्र है। वो करते क्या हैं, तो ये भाई लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से एक फ़ैन की तरह इसे स्ट्रक्चर्स हो गए इस तरह से, फ़ैन की तरह स्ट्रक्चर्स की तरह ये क्या करेंगे, इसको हम ला करके और क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कहाँ पे, जो सबडर्मिनल भाग होता है, तो उसी सबडर्मली में क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन ये दोनों मिलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो आता है, आपका नाम है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट होता है, जिसको आप देख सकते हैं दोस्तों, में 6 सिलिकॉन की कैप्सूल पाई जाती है। कितने होते हैं, 6 सिलिकॉन कैप्सूल होता है, जिसको सबडर्मली इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी इतनी टेंडेंसी होती है कि 5 साल तक आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ओरल क्या है भाई, डायरेक्ट दवाइयाँ खा लो, यानी इसको जनरली हम बोल सकते हैं कि पिल्स। क्या है ये, पिल्स हैं। क्या होता है, ये हार्मोन्स कंट्रोलिंग टैबलेट होते हैं, यानी आपके बॉडी में हार्मोन नहीं निकालेगा। ले करो जो करना है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, यानी इसको पीओपी कहा जाता है, ध्यान देना। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को पीओपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है आयरन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। फिर आता है बेटा इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्ट हो गया। अब आता है कि हम कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ इसमें क्या होता है, कुछ कंबाइंड पिल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कंबाइंड पिल्स होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब कंबाइंड पिल्स का यूज़ करते हैं तो ध्यान देना कि ये भी वही काम करता है, लेकिन इसमें 2 हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। ये कब खाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक टाइम पीरियड पे आते हैं, ड्यूरेशन पर्टिकुलर है, ऐसे इसको हम 7 डेज गैप पर क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है, रोक सकता है। इसको समझ आए। आप देखेंगे इसमें एक चीज़ और दिया है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसकी क्या एक भूमिका होनी चाहिए। तो ध्यान देना, ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए ग्राहकों के लिए। ये हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव ध्यान रखिए। यूज़र के कोई इस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ये रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी परमानेंट ना करो, परमानेंट नहीं करने की जरूरत है, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसका। नो इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। अब उस दौरान कोई नुकसान ना हो जाए कि आप कर रहे हो कार्यक्रम और कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए ये क्वालिटी किसी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, राइट। तो ये हमारी बात किस में आती है मुन्ना, नॉर्मल में आती है। अब आइए थोड़ा सा परमानेंट बता देता हूँ कि जो करवा लिया तो बिल्कुल आप बिंदास कबड्डी खेलो, मारपीट करो, झगड़ा करो। क्या है, देखो इसमें आता है ट्यूबेक्टोमी। अब देखो टुबकेटोमी बोलोगे, इसको टुबके कहते हैं, लेकिन टुबके नहीं है, ये टुबकेटोमी ट्यूबेक्टोमी होता है ट्यूबेक्टोमी में। और ये क्या है, वेस्कोटोमी। तो क्या कहता है ट्यूबेक्टोमी में, सर्जिकल मेथड है फीमेल में, ये सर्जिकल मेथड है मेल में, सॉरी ये सर्जिकल मेथड है फीमेल में, वो है आपका मेल में। क्या करते हैं इसमें हम, वास डिफरेंस जो कि टेस्टिस से रिलीज हो रहा है वहीं से डायरेक्टली थ्रू से आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कट कर देते हैं, कट करते हैं, जिससे स्पर्म आगे ब्लॉक्ड हो जाता है। अभी होगा क्या, या तो हम उसको वास डिफरेंस को टाइट कर दें या तो कट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे के नाम से वासा, तो इसको कट किया तो वैसेक्टोमी, समझ लो ना। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। अब आते हैं वेस्कोटोमी में। आइए वेस्कोटोमी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर बता चुका हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा था पहले वाले चैप्टर में। इसी को फैलोपियन ट्यूब कहता है, ओविडक्ट कहा जाता है। इस डक्टॉय को कट मार दो, कट मारो, कहाँ से आएगा, ओम आएगा ही नहीं। अब आएगा या तो उसको टाइट कर दो, बांध दो, या तो उसको कट कर दो। अब स्पर्म भी, सॉरी ओम भी ब्लॉक्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हार्मोन ठीक जैसे चलते थे वैसे चलेंगे, नॉर्मल है। ओव्यूलेशन प्रोसेस सेम है, बट आगे पहुंच नहीं पा रहा है, समझ में आई। तो ये हमारे बेटे कैसे हैं, ये परमानेंट में आते हैं, जिसका ये आपको समझ में आए। सर्जिकल मेथड है, ये सब ध्यान देना। चलिए इसका इसमें सॉल्व लीजिए, फिर एक दो मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक और बच्चा, बस समाप्त करेंगे इसको।
चलिए बेटा, अब इसमें ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर में बेटा। देखिए बहुत ही आसान भाषा में आप जानना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या हम लोग इसी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस, ठीक है ना, STPs या STTs, यानी जो सेक्स के दौरान डिजीज़ हमारे ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द हेल्थ, कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड होता है उससे हेल्दी में चला जाता है। कैसे, क्या करता है, कौन कौन सा है, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसका तमाम चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। बहुत ही सही समझिएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस चैप्टर से आने की पूरे चांसेस यहाँ से रहते हैं कि डिफाइन द STPs एंड राइट द 3 नेम्स ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म विच कैन ट्रांसफर्ड, जो कि इसमें जिम्मेदार है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल बताइएगा ना, इसमें कहिए कि बेटा ये वेनरल डिजीज़ होता है, यानी BD जिसको आप कहते हैं, BD। अब BD माने बीड़ी ना समझो, पीते हो बीड़ी ना, तो BD नहीं है ये वेनरल डिजीज़ है, या इसी को RTI कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, चाहे वो फीमेल चाहे मेल में, कहीं हो सकता है। समझ में बात है? तो ऐसे रोगों को बोलते हैं दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। अब वो कौन होते चाहिए उसके लिए भी मैं बताता हूँ। फिर देखो बताइए कि भाई साहब जैसा जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे इसमें होता क्या बेटा, ये सब तो बहरहाल वायरस में आते हैं। देखो ये सब हमारे कहाँ के, ये सब हमारे वही वायरस वाले हैं, ये सब हमारे बैक्टीरिया वाले हैं, और इसमें कुछ प्रोटोजोन्स वाले आपके सामने मिल रहे होंगे, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा। देखो एक है हमारा क्लैमाइडियासिस, है ना। अब ये क्लैमाइडियासिस किसके द्वारा होता है, तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, है ना। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा ये होता है। फिर इसे में और समझ लेते हैं, इसी के द्वारा जो बैक्टीरियल है, सेफलिस आप जानते हैं किसके द्वारा होता है, ट्राइपोनीमा पॉलीडम। ये सब रट लेना, सब कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जो इस प्रकार के सेक्सुअल डिजीज या सेक्सुअल रोग को करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिजीज एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म यू हैव टू मग अप एट होम फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज मैनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस सेक्शन। फिर देखेंगे इसी में आता क्या भैया, अब कुछ हम वायरल लाल समझते हैं इसमें। देखो जैसे है गोनोरिया, आप जानते हैं गोनोरिया ना समझना, गोनोरिया क्या करते हैं, ये किसके द्वारा होता है, तो नाइसीरिया गोनोरी। अब ये नाइसीरिया गोनोरी के द्वारा होता है। गोनोरिया नामक डिजीज़ बहुत ही खतरनाक होता है। फिर देखिए जेनेटिलिया हर्प्स कौन करता है भैया, तो ये कौन सा है इसमें वायरस, जिसका नाम है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। फिर देखेंगे जेनेटिलियन वार्ड कौन करता है, HPV। अभी जो रोग है जो चला रहा कोरोना का भाई, वो ना समझ लेना, HMPV। ये है HPV जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फिर देखना मुन्ना, एड्स बचपन से सुनते चले आ रहे हो, कक्षा 5 से ही, 6 से ही, 4 से ही सुनते रहते हो। तो ये है एड्स, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। कौन करता है बेटा, तो चाचा करते हैं। चाचा का नाम क्या है, HIV, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, HIV। बड़ा घातक है भैया, सारे के सारे जा करके पूरा का पूरा इम्यून पावर ही डैमेज करते हैं ये लोग। तो इम्यून पावर ख़त्म, ज़िंदगी साफ, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी नहीं। अब दिन भर 15 मुँह मारोगे तो क्या होगा, ये सारे रोग होते हैं, बचिए इनसे। मुँह पे चाहे मास्क लगा के जाओ, है ना, समझदार हो। फिर देखो भाई, अब इसमें एक और होता है, देखो यहाँ पर आइए, कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, कौन करता है, HBA, ठीक है ना। HBA यानी हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है, मतलब इसके द्वारा बैक्टीरियल द्वारा होता है ये। फिर देखिएगा एक होता है ट्राइकोमोनियासिस। अब ये ट्राइकोमोनियासिस कौन करवाता है, तो ट्राइकोमोनियासिस कौन करवाता है बेटा, तो बताइए इसका, ट्राइकोमोनास वैजिनलिस, राइट। ये बात इसमें आपको समझना है। फिर यहाँ देखिएगा, एक्सेप्ट एड्स, जेनेटिलिया हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, इसको छोड़ दीजिए, बाकियों का क्योरेबल प्रेजेंट है। अगर आपने डायग्नोज करवा लिया है, सिम्टम को आइडेंटिफाई करवा लिया है, देन दीज आर द क्योरेबल, अभी इसका इलाज हो जाता है। लेकिन इन सब का बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि ये जब आते हैं दे कैन बी चेंज देयर शेप एंड साइज, आवर एंटीबॉडी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू देम, सो हाउ दे कैन पॉसिबल टू ट्रीट। समझ में आई ना बात, ध्यान से समझिएगा। फिर आता है प्रिवेंशन, क्या है, मल्टीपल जो पार्टनर बनाए हो, गाँव मोहल्ला खलिहान में दूसरा, मोहल्ला में दूसरा, इलाके में दूसरा, कॉलेज में दूसरा, स्कूल में दूसरा, सुरक्षित रहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से वंचित रहिए, दूर रहिए। एंड यूज फॉर द रबर, आप देख पा रहे हैं ना, इससे बचिए।
क्योंकि ये भी जान गए होंगे कि कितना खतरनाक है। मतलब सॉरी, इसको यूज़ करिए, ऐसा नहीं रहे कि इसके आप वंचित रहिए। यू हैव टू यूज़ दिस वन एट योर थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर ए स्पेशल पर्पज, समझ रहे हो ना। तो इसको यूज़ करिए। फिर देखो अब इसमें बताइए बेटा कि इनफर्टिलिटी क्या है। देखो इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि जैसे कहा जाता है फर्टाइल, यानी मेल और फीमेल दोनों लोग फर्टाइल होते हैं तो ही क्वाइटस होने के चांसेस और फ्यूज होने के चांसेस तगड़े होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कपल द अनेबल टू द कंसीव। अब मेल तो धड़ाधड़ अपना कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन फीमेल के पास इतनी पावर है नहीं कि दे कैन शी कैन कंसीव, वो कंसीव रिसीव नहीं कर पा रही है स्पर्म को, तो कैसे फ्यूज करेगी। तो वो दोनों को होना चाहिए एंड कंसीव करे, फर्टाइल दोनों को होना चाहिए, मेल फीमेल, यानी बोथ पार्टनर शुड बी द फर्टाइल फॉर द आगे का प्रोग्राम करने के लिए ज़रूरी है। फिर देखिए होता क्या है इसमें, यहाँ पर होता है कि एबनॉर्मल शेप हो जाता है। देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ, देखो इसमें मेल में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये अगर हुआ इनफर्टिलिटी में तो क्या होगा भाई, इनफर्टिलिटी मतलब इस अवस्था में जाने से पहले अगर कुछ दिक्कतें आती तो मेल में आती है कि लो स्पर्म काउंट, स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। और स्पर्म के काउंट कम होने की वजह, ये नीट में क्वेश्चन आया है कि नेम ऑफ द स्पर्म काउंट लेस व्हेन द लेस नंबर ऑफ स्पर्म काउंट सो कॉल्ड एज द ओलिगोस्पर्मिया। रट लीजिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए अब आता है कि इसमें ये दिक्कत हो जाएगी। फिर कह दीजिए कि एबनॉर्मल शेप साइज हो गया, किसका, स्पर्म का। मोर्टेलिटी स्पर्म की डाउन हो गई, स्पर्म भाग ही नहीं पा रहा है, धरा है वहीं पे, फ्यूज कर ही नहीं पा रहा है फैलोपियन ट्यूब में जाकर के। तो तुम छोड़े रहो धड़ाधड़, कोई प्रोसेस है नहीं, तो क्या काम कर पाओगे, वहीं पर रखा रह जाएगा बेकार। यानी मोर्टेलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप कहते हैं इरेगुलर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होना चाहिए, हो ही नहीं रहा है। और भाई साहब तो स्पर्म ले धड़ाधड़ खेल बना है, लेकिन दे कैन नॉट बी फ्यूज बिकॉज द ओव्यूलेशन इज़ नॉट अ रेगुलर। फिर देखिए क्यों, इंडोमेट्रियम जो होती है ये फेवरेबल होना चाहिए फीमेल में, किस लिए, फॉर द इम्प्लांटेशन। भाई इंडोमेट्रियम काम ही नहीं कर पा रहा है, तुम इम्प्लांटेशन करवा ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे फॉर्म कर पाओगे फिटस का। तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड एग नॉट कलेक्टेड, कभी कभी फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब में एग जो होते हैं कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो अभी फ्यूज स्पर्म चाहे जितना जाएगा फ्यूज नहीं करेगा, ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। फिर बता दीजिएगा बेटा, यहाँ पे आता है कि ART क्या होता है। देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये होता है खास तौर पर फॉर द इनफर्टाइल कपल के लिए, जो बेचारे इनफर्टाइल है उनके लिए वो ज़रूरी है, ये लोग ART करवा लेते हैं। लेकिन दो तरीके से होता है, एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है कि जब शरीर के बाहर कार्यक्रम करवा लो, समझ पाएंगे। जैसे इसमें दो तरीका, जिफ्ट जिसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, या कहते हैं फैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जिफ्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, जब बाहर से स्पर्म और ओवम जो कि डोनर होंगे, फीमेल और मेल दोनों आपस में अपना स्पर्म छोड़ेंगे, दोनों लैब में फ्यूज करवाओगे, फ्यूज करवाने के बाद जाइगोट डेवलप कराओगे। जब वो 8 सेल का हो जाएगा तो तुम ला करके धड़ाम से फीमेल की बॉडी में लेकर छोड़ जाओगे, इम्प्लांट करवा जाओगे। तो ये प्रोसेस होता है जिफ्ट में। ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। होता क्या दोस्तों कि जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम इंजेक्ट करते हैं और जैसे बॉडी से स्पर्म निकाल दिया, अब स्पर्म निकाल करके जो ओवा का साइटोप्लाज्म होता है उसमें ले जाकर इंजेक्शन से छोड़ देना, तुम छोड़ा ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सही है। अब आता है इसका दूसरा भाई है जिसका नाम है इन विवो। अब वीवो कहता है भैया मैं वीवो कहता है कि मैं फर्टिलाइजेशन कराऊंगा, लेकिन बॉडी में, बाहर हम नहीं करवा पाएंगे, बहुत हो गया बाहर, ये जो टेस्टी बेबी से भी करवाए भर नहीं होगा ये। तो इन्होंने कहा तो क्या करेंगे, कहा तुम जिफ्ट करा लो। जिफ्ट मतलब हो गया गैमेट ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखो गैमेट का ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस कब होता है, जब फीमेल जो होती है नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, जब ओवा कर ही नहीं पाती है तो उसके फैलोपियन ट्यूब में तुम ले जाकर के बाहर से गैमेट को यानी छोड़ देते हो, जिसको फ्यूज कर ले, ठीक है। AI आर्टिफिशियल कह सकते हैं ट्रांसफ़र होता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन करवाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब स्पर्म की काउंट कम हो जाती है तो हम लोग आर्टिफिशियली उसके बॉडी में इंसेमिनाइजेशन करवाने में सक्षम करता है AI ट्रिक, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक टेक्निक होता है MTP के नाम से आता है, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा लगभग 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म करते हैं ऑल ओवर इन द वर्ल्ड,
ठीक है। ये भी टेक्नोलॉजी है जिसमें 1/5 आप देख सकते हैं कि 1/5 हमारे यहाँ इंडिया में लगभग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए हमारे यहाँ जो कानून था 1971 में इसको इलीगल मतलब लीगली इसको बता दिया गया कि ठीक है ये एमटीपी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1971 में एमटीपी को हमने लीगलाइज़ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और फिर इसका यूज़ लोग करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पूरे चैप्टर को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने रखा है, उतार दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक हमारे साथ में रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल है जिससे आप लोगों का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको प्रॉपर देखा करिए वीडियोस को, क्योंकि अब बहुत चंद्र समय बचे हुए हैं आपके बोर्ड के। और इस प्रकार से हम लोगों ने 3 चैप्टर आज कंप्लीट किया दोस्तों। हम लोगों ने पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर आज हमारा समाप्त हो गया। तीनों को ज़बरदस्त तरीके से देखिए, बार बार रिपीट करिए, जिससे चीज़ें दिमाग में जहन में बस जाएँ और बढ़िया नंबर आप पाएँ बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।